देखो लास्ट क्लास नेमिंग हम लोग कर रहे थे, नेमिंग में ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में है नहीं। मैंने ऐसा बोला था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है, ध्यान में है। लेकिन कभी कभी ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो सेंट्रल एटम है। और यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से जो दिखाया है, ये ब्रीजिंग लिगैंड्स है, ये और ये क्या है, ओ यहाँ एक्चुअल में क्या है, OH माइनस है और यहाँ पे NH2 माइनस है। समझना, ये OH माइनस है और ये NH2 माइनस है। क्या है ये, सबको समझ में आ रहा है? ये OH माइनस है, ये NH2 माइनस है। तो इसके पास भी तो दो लोन पेयर है और इसके पास तो है ही, ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर। बोलो। लेकिन ये सेम लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कोबाल्ट के साथ भी बनाए, इधर भी बनाए, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ब्रीजिंग है। जबकि ये वाला जो लिगैंड है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी के साथ बना है, ऑल्दो EN ऑलरेडी बाइडेंटेड है। बता सकते हो इस कोबाल्ट की कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यहाँ पे 2 EN है तो 4 तो ऐसे ही हो गए और 2 इधर हो गए, 6। दोनों कोबाल्ट का कितना है? 6 देखो 6 और 6। अच्छा, नेट चार्ज -4 है और यहाँ पे -2, तो नेट चार्ज -6 है। तो दोनों कोबाल्ट +3 पे होगा, दोनों कोबाल्ट +3 पे होगा। पहले तो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स को समझो। यहाँ पे ये स्टाइल से लिखा जाता है, इस स्टाइल से लिखा जाता है ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस को। इसमें बस ये समझना है कि जो ये और ये दिख रहा है वो ब्रीजिंग लिगैंड्स हैं। इसने अपना लोन पेयर इस कोबाल्ट को भी दे रखा है और इस कोबाल्ट को भी दे रखा है, एंड सेम टाइम इसने भी अपना लोन पेयर इधर भी दिया है, इधर भी दिया है। गुड टू गो, आ रहा है समझ में? अब हम जैसे ही ऐसे नेमिंग करना चलेंगे तुरंत आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का पहले नेमिंग करेंगे, यहां से शुरू करो। कॉम्प्लेक्स क्या लिखोगे? बेस है ना, इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब तो डायरेक्ट क्या आ रहा है पहले? लिगैंड फिर इसके बाद है ना, तो क्या लिख दें? कोबाल्ट 3। अब ब्रीजिंग को ना एक नया सिंबल के साथ लिखा जाता है, म्यू। इसका नाम क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो। और इसका एमाइडो। तो ए पहले आता है इसीलिए म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो। ये हाइड्रोक्सीडो, ऐसा क्या है, हाइड्रोक्सो है, चलेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया बच्चे? कोबाल्ट 3। कोबाल्ट लिखना है कि पहले ये लिखना है? कोबाल्ट 3 नहीं, हाँ इसके बाद बेस ही लिखो ना। बेस नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि ब्रीजिंग में भी लिगैंड्स पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट आ गया, फिर लिगैंड आ रहा है, फिर लिगैंड आ रहा है, फिर कोबाल्ट, ऐसा। समझ गए ना? नाम शायद यही है। कोबाल्ट एक बार आया है, फिर बाद में ब्रीजिंग लिगैंड है। मतलब अगर ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स होगा तो पहले इधर वाले लिगैंड, फिर कोबाल्ट, फिर ब्रीजिंग लिगैंड, फिर ये लिगैंड, लास्ट में कोबाल्ट, ये सीक्वेंस है। इथेन 1,2 डाइएमाइन है ना, कोबाल्ट, फिर से 3 और थोड़ा गैप देके अब क्या लिख देंगे? सल्फेट। ठीक है, तो चलो ये बता दिया, लिख लो। +3 कैसे डिसाइड किया? ये -4 है और ये जो है ये एक्चुअल में NH2 माइनस है और ये OH माइनस है, तो टोटल नेगेटिव तो 6 हो गए ना। 2 सल्फेट में 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव लिगैंड के पास भी, तो 6 नेगेटिव हुआ। तो इन दोनों को, ये तो न्यूट्रल है ना ये दोनों, तो इन दोनों को मिला के +6 होना चाहिए। तो ईच कोबाल्ट विल हैव +3। ब्रीजिंग लिगैंड आपके सिलेबस में नहीं है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आज के बाद ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखे तो समझ जाना कि ब्रीजिंग है। ठीक है, लिखा? लिखिए, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
हमारा फ्लो कैसे था पढ़ने का शुरू में, अगर याद हो तो? ये शायद फोर्थ लेक्चर या थर्ड लेक्चर, क्या है? फोर्थ लेक्चर है, फिफ्थ है? हाँ शायद फिफ्थ लेक्चर है जी। कोऑर्डिनेशन के फिफ्थ लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने क्या पढ़ा मैं बता देता हूँ। एडिशन कंपाउंड है ना, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पहले लेक्चर में हमने टर्म्स भी पढ़े थे। टर्म्स भी कहां तक पढ़े थे पहला लेक्चर में? पहला लेक्चर में टर्म्स पढ़े थे हमने लिगैंड्स को छोड़कर। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू हुआ तो हमने लिगैंड्स पढ़े। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में लिगैंड सारा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगैंड नहीं हो पाया, याद करो। तो फिर थर्ड लेक्चर में हमने क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगैंड्स पढ़े। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, याद आ रहा है? या सिग्मा डोनर डी डी एक्सेप्टर, ऐसा भी था नहीं? PR3 सिग्मा डोनर है बट डी डी साइडवेज, याद है? CO कैसा था? सिग्मा डोनर लेकिन डी पाई स्टार था, याद है? इथीन कैसा था? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर बाई एक्सियली, एंड सेंट्रल मेटल का डी इलेक्ट्रॉन को अपने पाई स्टार में ले रहा था, इथीन। इथीन वाली बात। ये थर्ड लेक्चर की कहानी थी। फोर्थ लेक्चर में हमने थर्ड लेक्चर को ही थोड़ा कंटिन्यू किया, मतलब सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, उसको भी थोड़ा अच्छे से कंटिन्यू किया। एंड देन फोर्थ लेक्चर में हमने नेमिंग पढ़ा यूपीएससी। ऑल आर रिकॉर्डेड एंड प्रॉपर्ली हमने चैनल में डाल रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? बॉन्डिंग लिखो। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग थ्योरी। तो सबसे पहला थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी, दूसरा है EAN, है ना। तीसरा हम लोग पहले CFT पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे VBT, ठीक है। पता है ये थ्योरी के बाद लास्ट में सिर्फ एक पार्ट बचता है, आइसोमेरिज्म, चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन इस थ्योरी में अपने आप में एक एक क्लास जाते हैं, समझ गए? एक क्लास लग जाते हैं इसमें, एक क्लास इसमें, ऐसा लगता है। फटाफट पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन टाइम जाता है। ओके, तो इस वीक अभी कल और परसों 2 लेक्चर है, तो आराम से ये पार्ट हो जाएगा। शुरू करें वर्नर थ्योरी। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी। वर्नर के बारे में हमने थोड़ा पहले भी समझा है, वर्नर ने क्या क्या बातें करी है ना। देखो, वर्नर थ्योरी इज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा मॉडर्न कंसेप्ट है। वर्नर ने कोई कंपाउंड लिया और उसको एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया, एंड देन वर्नर ने कोई कंपाउंड लिया और उसको एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया, एंड देन ही प्रेडिक्टेड द फॉर्मूला of the compound, and then he has given the concept of primary valency and secondary valency also. तो उसका एक्सपेरिमेंट में थोड़ा एनसीईआरटी से मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग रीड करो, अगर एनसीईआरटी है तो उससे आइडिया लगेगा कि वर्नर ने क्या किया। वर्नर के 4-5 पॉइंट्स हैं, है ना। एनसीईआरटी है सबके पास? रीड करो, रीड करो। देखो, शुरू ही चैप्टर होता है वर्नर थ्योरी से। मैं इसके पॉइंट्स लिखाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं पहले एक बार इसके पॉइंट्स को समझा दूं आपके सामने। देखो, वर्नर यहाँ पे दिख रहा है, वर्नर दिख रहा है? वर्नर साइंटिस्ट का नाम है। कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको एनसीईआरटी में भी जगह मिला है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करूं, इधर देखना, ये वाला पेज में स्टार्टिंग का पहला पेज तो मैंने पढ़ा दिया था जी, क्लोरोफिन हीमोग्लोबिन, याद है ना। थोड़ा सा ये पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लेंगे तो फिर इधर आएंगे। ये वाला पैराग्राफ क्या लिखा है? ए स्विस केमिस्ट वाज फाउंड टू फॉर्मुलेट हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसने स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करा। ही प्रिपेयर्ड एंड, ये भी मैंने क्लास में लिखा दिया है, किसी दिन लिखाया था ये लाइन शायद। ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques। याद है मैंने कभी कराया ये बातें, लिखाया है क्लास में, है ना। वर्नर proposed the concept of primary and
secondary valency for a metal. Binary compounds such as CrCl3, CoCl2 or PdCl2 have primary valency of 3 to 2 respectively. क्या मतलब है प्राइमरी वैलेंसी का, आप बता सकते हो? जैसे CrCl3 है, CoCl2 है, PdCl2 है, इन सब की प्राइमरी वैलेंसी बोला क्या जा रहा है? 3 to 2, मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब है? जैसे आज के बाद अगर मैं बोलूं NaCl का प्राइमरी वैलेंसी बताओ तो 1 बोल दो। सोडियम सल्फेट की प्राइमरी वैलेंसी बताओ। सोडियम फॉस्फेट, मेटल अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पे है ना बच्चे? अरे 1 ही है। प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। 3 मत बोलो, समझ गए ना? CoCl3 की प्राइमरी वैलेंसी 3 क्यों है? कि कोबाल्ट 3 पे, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, chromium chloride, CoCl2 and lead chloride, PbCl2 have primary valency of 3 to 2 respectively in a series of compound of cobalt 3 chloride with ammonia. यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू होता है। क्या लिख रहा है? इन्हें मिला जी आपको? इट वॉज फाउंड दैट सम ऑफ द, एक मिनट कहां से था, हाँ, इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड cobalt 3 chloride with ammonia, it was found that some of the chloride ion could be prepared as AgCl on adding excess of silver nitrate in solution in cold, but some retain in the solution. अब यहां से ये जो पार्ट है उसको ज्यादा अच्छा से समझने के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ दिया है CoCl3.6 NH3, ऐसा लिखा है बच्चे। इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया गया। यहाँ सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये किसने किया? ये वर्नर ने इस कंपाउंड को लिया, इस फॉर्म में लिया, इसका फॉर्मूला भी नहीं पता था उसको। उसने नॉर्मली, नहीं लगता एडिशन जैसा है, एक कंटेनर में CoCl3 और अमोनिया डाल दिया, फिर पानी जो है वेपराइज कर दिया, तो बचा क्या? एडिशन ऐसे लिखते थे, याद करो। मान लो एक ही कंटेनर में क्या डाल दिया? CoCl3 एंड अमोनिया, और फिर जो पानी था उसको वेपराइज कर दिया, तो जो रेसिड्यू बचा वो क्या था? एडिशन कंपाउंड। अब उस एडिशन कंपाउंड को फर्दर पानी में डाला गया। दिस एडिशन कंपाउंड इज फर्दर एडेड टू वाटर, है ना, इन एक्सेस ऑफ AgCl। और यहां पे क्या दिख रहा है बच्चे? कि 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हो रहा है। बात समझना। जब इस एडिशन का, देखो ना, ये पैटर्न कैसा है लिखने का, ये बात समझ में आ रहा है? पैटर्न कैसा है लिखने का? ये इस तरह से हम किसको लिखा करते थे शुरू में, याद है? CoCl3.6H2O, ये कैसे किसको लिखा करते थे? इस तरह से एडिशन कंपाउंड को लिखते थे ना। इस एडिशन कंपाउंड के 1 मोल को लिया गया और उसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया गया, और क्या मिला? 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि जो एडिशन कंपाउंड था उसको हमें इस तरह से लिखना चाहिए था। ये क्या, इस बार भी इसी पे सवाल आया था, मैं वो सवाल भी डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पे एक सवाल आया था इस बार 2025 में। ये एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है? 3 मोल AgCl तभी मिलेगा जब क्लोरीन आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा, सारे के सारे। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा तो क्लोराइड आयन बनाएगा नहीं, और क्लोराइड आयन अगर बाहर नहीं घूम रहा होगा तो Ag+ उसको ट्रैप करके प्रेसिपिटेट भी नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या दिया है? CoCl3.5H2O, इसका जब 1 मोल लिया गया एक्सेस ऑफ AgNO3 में, तो यहाँ पे 2 मोल AgCl बना। ध्यान रखना, इस कंपाउंड का जब हम कितने ले रहे हैं? 1 मोल इस कंपाउंड का। देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका ये है, ये एडिशन कंपाउंड है। इसका जब हमने 1 मोल एक्सेस ऑफ AgNO3 में डाला तो हमें सिर्फ 2 मोल AgCl बना। ये कंफर्म करता है बच्चे कि इस केस में
5 अमोनिया और 1 क्लोरीन अंदर है, 2 ही क्लोरीन बाहर है, क्योंकि जो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो क्लोराइड आयन के फॉर्म में फ्री नहीं। अमोनिया तो अच्छा, अमोनिया यहाँ कहाँ से आया, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अब सही है। ये क्या कंफर्म करता है, ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है ये फॉर्मूला, गुड टू गो। अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा वो सारी बातें, जैसे 1 मोल COCl3.4H2O लिया, दैट इज ग्रीन इन कलर ऑल्सो, उसको जब हमने एक्सेस ऑफ HNO3 में रिएक्शन कराया तो कितना मिल रहा है इस वाले केस में बताओ, COCl3 डॉट क्या 4 अमोनिया नहीं, इसको जब HNO3 से रिएक्शन कराया 1 मोल, तो कितना मिल रहा है बच्चे, कितने मोल प्रेसिपिटेट मिल रहा है, 1 मोल AgCl मिल रहा है। क्या कंफर्म करता है बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सारे क्लोरीन है या सिर्फ 2 हैं या सिर्फ 3 है, क्या है इस केस में, आयोनाइजेशन स्फीयर में ये क्या कंफर्म करता है, CONH3 होल 4Cl2, एक क्लोरीन को बाहर रखना पड़ेगा। बोलो आ रहा है समझ में क्या मैं बता रहा हूं, अरे ऐसा नो। अच्छा यही वाला लास्ट वाला COCl3.3H2O, 3H2O लिख रहा हूं, 3 अमोनिया, इसको जब एक्सेस ऑफ HNO3 से रिएक्शन कराया क्या मिल रहा है, नो प्रेसिपिटेट, नो PPT ऑफ AgCl। क्यों नहीं मिला ऐसा, क्योंकि इसमें जो 3 क्लोरीन है वो तीनों कहां जा चुका है, सब के सब किधर है जी, पता है एक चीज, ये जो चारों कॉम्प्लेक्स लिखा है, पता चला नीट में यही सवाल आ गया, ये चारों कॉम्प्लेक्स उठा के दे देगा, अब बोलेगा बताइए सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है, ऐसे सवाल पूछ देगा, इन सब में सबकी सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है, तो ये तो आयन देगा ही नहीं, इसका 1 मोल 2 मोल आयन देगा, 1 क्लोराइड 1 कॉम्प्लेक्स आयन, इसका 1 मोल 3 मोल आयन देगा, 2 क्लोराइड 1 कॉम्प्लेक्स, इसका 1 मोल 4 मोल आयन देगा, तो ऐसा सवाल पूछा जाता है, समझ गए ना। तो ये सब किसका रिसर्च है, पता है, ये रिसर्च के बेसिस पे उसने कंपाउंड के फॉर्मूला दिए, रिसर्च के बेसिस पे। देखो लिखा क्या है, दीज ऑब्जर्वेशंस टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, एक लाइन और लिख दिया देख लो, ये एक्सपेरिमेंट वर्नर का ये सब किया धरा है, वर्नर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, साथ साथ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंडक्टेंस को भी मेजर किया, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, कैन बी एक्सप्लेन्ड टुगेदर दैट व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला, व्हाट विल बी द करेक्ट ज्योमेट्री, ये सब वर्नर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्दर ही गिवन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है। अब देखो उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं वर्नर के, ये पूरा पेज वर्नर के थ्योरी पे ही है, तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे, चलो लिखो, पहले लिखा ही देता हूं, जल्दी लिखिए। वर्नर हैज prepared and characterized large number of coordination compounds, फिर से वही लाइन लिखा रहा है, वर्नर थ्योरी हेडिंग दिया, उसके बाद लिखो वर्नर हैज prepared and characterized, थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना, a large number of coordination compound Werner has prepared and characterized a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques. By simple experimental techniques, ठीक है, फुल स्टॉप, इसी में लिखो।
He has taken cobalt 3 chloride with ammonia. He has taken compound of cobalt 3 chloride. He has taken compounds of cobalt 3 chloride, next point में लिखना, with ammonia. He had taken cobalt 3 chloride, compounds of cobalt 3 chloride with ammonia, and reacted it with excess of AgNO3, and reacted with excess of AgNO3, and reacted with excess of AgNO3, reacted with excess of AgNO3 in cold, reacted with excess of AgNO3 in cold, and observed the moles of AgCl precipitate formed, and observed the moles of AgCl precipitate formed, and observed the moles of AgCl precipitate formed. फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लिखिए, ये जो भी हमने लिखा है मॉड्यूल से भी देख के लिख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी से, इसको लिखिए जल्दी से। हाँ ट्रू है, बहुत सारे रिसर्च हैं उसके। नाउ लिखो, बेस्ड ऑन द moles of AgCl formed, based on the moles of AgCl formed, based on the moles of AgCl formed, and the result of conductivity measurement in solution, and based on क्या लिखा, based on the moles of AgCl formed and the results of conductivity measurements and results of conductivity measurement, Werner has given the concept of primary valency and secondary valency. Werner has given the concept of primary valency and secondary valency. Werner has given the concept of primary valency and secondary valency. आगे लिखो, थोड़ा बहुत प्राइमरी वैलेंसी के बारे में लिख लेंगे। प्राइमरी वैलेंसी किसके टर्म से बात करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब है, लिखो प्राइमरी वैलेंसी हेडिंग दो, फिर लिखे जल्दी से प्राइमरी वैलेंसी। आगे लिखो, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। In case of just coordination compound, primary valency is the primary valency क्या लिखा, in case of coordination compound it is just the oxidation state of central metal atom और ion, है ना। दूसरा, whereas secondary valency just the oxidation state of central metal atom or ion, whereas the secondary valency is equal to number of coordinate bond, coordination number, whereas the secondary valency is the number of coordinate bond, whereas the secondary valency is the number of coordinate bond, whereas the secondary valency is the number of coordinate bond made by central metal atom or ion with the
ligands made by central metal atom or ion with the ligands. समझ में आया यहां तक? जैसे एक एग्जांपल फिर से देता हूं, देखो ये CO Cl3.6 अमोनिया, अगर तुमने इसको एक्सेस ऑफ AgO3 से रिएक्शन कराया AgNO3 से, 3 मोल क्या बन गया? AgCl बन गया। ऐसा 1 मोल है तो उसने फिर इसको किस तरह से लिखा? बोला ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, समझना, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था। और बाद में ये रिसर्च से इसका कंडक्टेंस भी ज्यादा मिला, तो दोनों सेटिस्फाई हुआ ना। इसीलिए वहां पे देखो एनसीईआरटी का लाइन है, ऐसा लाइन है, देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस कॉमा टुगेदर विद द रिजल्ट्स ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट, मतलब AgCl जो बना वो, और साथ साथ जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट है, पता है AgCl से कंफर्म नहीं हुआ मान लो, तो उसने इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट भी किया और सबसे ज्यादा दिखा, है ना। अब यहाँ पे उसने एक और बात क्या करा, नॉट ओनली दैट, उसने बताया कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है ना, यहाँ पे कोबाल्ट कितने पे है? +3 पे। ये सब किसका काम था? वर्नर का। 3 क्लोराइड है तो -3, तो यहाँ +3 होना ही पड़ेगा, राइट। उसने बोला कि देखो सेंट्रल एटम से 6 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, समझे, सेंट्रल एटम से 6 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और ये एक नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, ये एक नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, और इसके बाहर 3 क्लोराइड आयन रैंडमली कहीं पे प्लेस्ड कर दो, रैंडमली, और इसके बीच में कैसा वैलेंसी है? आयनिक। So not only he had given the concept of primary valency and secondary valency, but he also explained why the all chlorides are in the ionization sphere. 3 मोल AgCl बनना, इसका मतलब क्लोरीन और कोबाल्ट के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग प्यार मोहब्बत नहीं है, जस्ट आयनिक अट्रैक्शन है। क्लोरीन और अमोनिया के बीच में, कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसीलिए अमोनिया बाहर नहीं जा रहा है। ये एक सिंगल इंटिटी, ब्लैक वाला पार्ट सिंगल इंटिटी की तरह सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। जैसे इस पूरे को वाटर में डालोगे, क्लोराइड इस ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ देगा, लेकिन ये ब्लैक वाला पार्ट टुगेदर एक साथ घूमता रहेगा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम से, वो नॉन आयोनाइजेबल है। वो सारे एटम या ग्रुप या लिगैंड्स जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं, वो नॉन आयोनाइजेबल है। वो सारे एटम ग्रुप और लिगैंड जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं, वो आयोनाइजेबल। एक और डायग्राम बनाता हूं तो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। COCl3 एंड मान लो 4 मोल ऐसा लिख दिया, और इसको जब AgNO3 से रिएक्शन कराया बच्चे, तो 1 मोल AgCl बना, 1 मोल ही बना। अब इस पे रिसर्च करके उसने बोला कि देखो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखो। नॉट ओनली दिस, उसने बोला कि देखिए इस कॉम्प्लेक्स में भी +3 पे ही है, ठीक है, कोबाल्ट +3 पे है, ऑक्सीडाइज प्राइमरी वैलेंसी दोनों जगह पे कितना है? +3 है। लेकिन यहां पे देखो क्या है, अमोनिया 4 तो जुड़ा ही है, अमोनिया 4 जुड़ा है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ, और 2 Cl- भी जुड़ा है जी। ये हो गया कौन सा स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नॉट ओनली दिस, ये Cl- प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। Cl- सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकेंडरी को तो कर ही रहा है, एक Cl- इधर बाहर कहीं पे, ऐसे समझो। हाँ 4 होगा, सॉरी, फिर से रिपीट करूं, इस कॉम्प्लेक्स को देखो, देख के आइडिया लग गया होगा आपको कि ऐसा कोई भी साइड मतलब लिगैंड जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो नॉन आयोनाइजेबल है। ऐसा साइड एनायन जो सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा, वो आयोनाइजेबल है।
जैसे यहाँ पे तीनों क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम कौन कर रहा है? अमोनिया। तीनों क्लोरीन जस्ट आयनिक अट्रैक्शन, पता है इसको पानी में डालोगे तो तीनों क्लोरीन फ्रीली घूमना शुरू कर देगा, और जैसे तीनों क्लोरीन फ्रीली घूमना शुरू करेगा 3 Ag प्लस उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। इसीलिए यहाँ पे क्या मिला, 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये वाला एंटिटी अलग ही रहेगा, सिर्फ एक क्लोराइड आयन फ्रीली घूमना शुरू करेगा, और जैसे वो क्लोराइड आयन फ्रीली घूमना शुरू करेगा 1 Ag प्लस आके उसको ट्रैप कर देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वर्नर का रिसर्च इस लेवल पे था। नॉट ओनली दिस, अब देखो नया लाइन भी बता रहा हूं, उसने ये बोला प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायन ओनली। प्राइमरी वैलेंसी जनरली कौन सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करेगा, एनायन। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगैंड, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड, एज वेल एज समटाइम्स पॉजिटिवली चार्ज भी देखा है तुमने। अरे यस नो? अच्छा, जितने भी प्राइमरी वैलेंसीज हैं क्या सारे आयोनाइजेबल होंगे? नहीं, कुछ ऐसे हैं जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे एनायन जो सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है वो आयोनाइजेबल होगा, वो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा। और ऐसे लिगैंड जो प्राइमरी, जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो नॉन आयोनाइजेबल हो। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट वर्नर ने ये बोला कि जनरली प्राइमरी वैलेंसीज, the ligands or species which will satisfy the primary valency of central metal atom or ion are ionizable generally, must नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ दोनों क्लोरीन प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये दोनों आयोनाइजेबल नहीं है क्योंकि एट द सेम टाइम उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रखा है। मेरी बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा था, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट? इसमें लिखो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, शॉर्ट में ऐसे लिखा करो बार बार, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, primary valency of central metal atom or ion is satisfied by anions only, whereas secondary valency of central metal atom or ion are satisfied by, whereas secondary valency of central metal atom or ion are satisfied by, whereas secondary valency of central metal atom or ion are satisfied by neutral molecules or negatively charged ions। पॉजिटिवली भी बोल सकते हो, कम चांस है, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे लिगैंड्स। whereas secondary valency of central metal atom और ion are satisfied by, क्या लिखा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना? इसी में आगे लिखेंगे secondary valencies are non-ionizable, the secondary valencies are non-ionizable, whereas primary valencies are generally ionizable। secondary valencies are non-ionizable, whereas primary valencies are ionizable, whereas primary valencies are ionizable। यहां तक समझ गए? ठीक है, इसमें नोट में बात लिख सकते हो, नेगेटिव आयन विच विल सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये तीनों क्लोरीन नेगेटिव आयन है लेकिन सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आयोनाइजेबल है। वहां पे देखो दो क्लोरीन है जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो क्या है, नॉन आयोनाइजेबल। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव आयन विच विल सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, negative ion which will satisfy primary and secondary both are non-ionizable,
negative ion which will satisfy primary and secondary both are non-ionizable. नहीं देखो, मैं बताऊं, अभी ये लाइन लिखाने वाला भी हूँ। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट या कोई भी मेटल कैटायन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, ध्यान से सुनना, जो भी मेटल एटम और आयन, मोस्टली डी ब्लॉक मेटल एटम आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। उसके पीछे भी रीजन देंगे आपको, हालांकि उसके पीछे रीजन उधर लिखा हुआ है। डीएनए ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी है ना, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कलर, मेटालिक, मैग्नेटिक नेचर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स है जो नोट्स बनाने बोला था। तो वहां पे एक पॉइंट लिखा है डीएनए ब्लॉक में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके पीछे रीजन है, वहां एक बार पढ़ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वर्नर ने सिर्फ यही रिसर्च नहीं करा बच्चे, वर्नर ने ये सब तो किया ही किया, साथ में वर्नर और टिल डेट अभी तक कोबाल्ट +3 कौन, मतलब कोबाल्ट कौन से प्राइमरी वैलेंसी पे जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, और कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ईच एंड एवरी मेटल का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे भी रिसर्च हो रखा है। जैसे जनरली तुम्हारा डाउट होता है ना सर, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कितने लिगैंड सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ऐसा डाउट होता है। और मैंने क्लास में इसको एड्रेस करके बोला है कि लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि 4 या 6 ऐसे होते हैं, बोला है कि नहीं बोला है। इससे पुराना रिसर्च ये है कि हर मेटल की इंडिविजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जैसे आयरन +2 का अपना प्राइमरी, आयरन अगर है तो उसका 2 प्राइमरी वैलेंसी है, +2 एंड +3। जब वो +2 है तब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस पर भी रिसर्च हो रखा है। जब वो +3 पे है तब कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस पर भी रिसर्च हो रखा है। प्लेटिनम मेटल है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या क्या है, तो प्लेटिनम की प्राइमरी वैलेंसी +2 एंड +4 ही है। और ये बोला गया जब प्राइमरी वैलेंसी +2 है तो वो 4 ही लिगैंड को अपने तरफ आने देता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है ना तो 6 लिगैंड तक आ सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लो है ना, तो 4 लिगैंड्स आते हैं। मतलब कौन सा मेटल एटम कौन कौन सा प्लस चार्ज शो करेगा और कि उसके किस प्लस चार्ज पे उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ये भी मैंने और तुमने नहीं किया, किसने किया, वर्नर ने। अब कोबाल्ट का रिसर्च ये बोलता है कि कोबाल्ट का मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस वर्ल्ड में जो अवेलेबल हैं उसमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और एट द सेम टाइम कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोबाल्ट का कोई और प्राइमरी वैलेंसी हो या कोई और कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो वो रिसर्च का पार्ट है। मतलब हो सकता है 1-2 कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन अभी देखो मैं जितना भी कंपाउंड यहाँ पे देख रहा हूँ कोबाल्ट का, उसमें हर जगह पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी क्या रखी गई है, 3, कहीं भी 2 नहीं रखा गया, आप देखो ना। और साथ साथ में हर जगह पे कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या रखी गई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या रखी गई कोबाल्ट की, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आगे लिखो जल्दी। वर्नर also discovered the primary valencies of different metals. Werner also discovered the primary valency of different metals Werner also discovered the primary valency of different metals and their secondary valency and their secondary valencies. अब यहाँ पे ना एक पेज हम जगह छोड़ेंगे, ये पार्ट लिखा क्या तुम लोगों ने, ये वाला, इसको हटा दो क्या, ये नहीं लिखा है, लिख लो फिर, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ एक पेज किसके लिए जगह छोड़ना है, इतना लिखो। देखिए मैं फिर से एक यहाँ पे बात अभी बताना चाह रहा हूँ। अभी क्या बोला कि वर्नर, और अभी तक वर्नर ने तो रिसर्च किया ही,
वर्नर ने तो रिसर्च किया ही, बट टिल डेट अभी रिसर्च इस लेवल पे हो रखा है कि अगर तुमने आयरन लिखा तो आयरन का क्या क्या प्राइमरी वैलेंसी होता है कॉम्प्लेक्सेस में, और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या होती है, उस पे बातें हो रखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक पेज छोड़ना है, और इस ये वाला पार्ट मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, तो वहां से देख के भी लिख सकते हैं और खुद भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो जैसे मान लो आयरन मेटल है तो +2 पे जाता है, और +2 पे जाता है तो ज्यादातर 4 और 6, मतलब 4 और 6 दोनों होते हैं। अगर आयरन +2 पे है तो मोस्टली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ 6 भी शो करते हैं। आयरन का +3 भी होता है प्राइमरी वैलेंसी, और उस केस में भी 4 6 होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा मैं बताऊं। इस तरह का अगर तुम रिसर्च देखोगे तो देखो यहाँ पे लाइन से बातें नहीं, प्लीज इधर देख। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का प्राइमरी वैलेंसी आज तक कॉम्प्लेक्सेस में एक ही मिला है, +1। सिल्वर का क्या मिला है प्राइमरी वैलेंसी? +1। और उसके सेकेंडरी वैलेंसी 2 ही लिगेंड जुड़ते हैं सिल्वर के साथ, तुमने देखा भी है, AgNH3 या AgCN2, याद करो। तो देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया कि नहीं, बहुत सारे नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे 3D सीरीज में मैक्सिमम एलिमेंट का याद होना चाहिए, समझ गए। 4D 5D में भी 3-4 एलिमेंट का याद होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोला एक पेज छोड़ना है इस तरह से। और यहाँ पे देखो टेबल कैसे बना है, तो यहाँ पे मेटल है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी है, फिर सेकेंडरी वैलेंसी है, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, और साथ साथ में एक और कॉलम है जिसमें उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो अभी एक पेज में क्या करना है, समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूं प्लेटिनम, तो प्लेटिनम +2 भी है और +4 भी है। +2 में मोस्टली 4 और यहाँ 6, ऐसा ही है। प्लेटिनम के साथ फिक्स है ना। अच्छा, मैग्नीज का भी यहाँ पे देखो प्राइमरी वैलेंसी मैग्नीज का दिया हुआ है, पता है बहुत सारे मैग्नीज का दिया हुआ है, 2 भी, 3 भी, 4 एंड 7, हर केस में कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही दिया है। तो अलग अलग कंपाउंड इस तरह से कम 30 तक, या 30 तक भी नहीं जाएंगे, 20 तक कॉमन है। 20 तक में भी 10 या 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या लिख रहा हूं मैं? नॉट ओनली दिस, वर्नर का थ्योरी पता है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए वर्नर ने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का कंसेप्ट दिया। देखो वर्नर ने क्या क्या नहीं किया, प्राइमरी सेकेंडरी एग्जैक्ट फॉर्मुलेट किया कॉम्प्लेक्स को। वर्नर ने फिर बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो वो जनरली टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये वर्नर का रिसर्च है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 2 है, तो लीनियर होगा। 3 है तो डायगोनल प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे यहाँ पे, तो देखो एनसीईआरटी का 4 पॉइंट में यहाँ पे देखो एक चीज क्या लिखा है, आयंस ग्रुप्स बॉन्डेड बाय द सेकेंडरी लिंकेज to the metal have the characteristics spatial arrangements corresponding to different coordination number. In modern formulations, such spatial arrangements are called coordination polyhedra. The species within the square bracket are coordination entity or the complexes, and the ions outside the square bracket are called counter ions. यहां लिखा भी है लाइन, ठीक है, जो तो वही पूछ रहा था, जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आया था, देखो एनसीईआरटी का है, काउंटर आयंस मिला। चलो लिखो लिखो लिखो, इसके बाद आगे वाला पॉइंट। तुम्हें एक पेज पूरा छोड़ना है, और इसमें तुम इस तरह की बातें करके आओगे। इसमें 2 कॉलम और बना दो, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। समझे? क्लियर हो रहा है क्या यहाँ पे है? मतलब कौन सा मेटल की क्या क्या प्राइमरी वैलेंसी होगी, और साथ साथ क्या उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, इस पे भी रिसर्च किसने करा? वर्नर ने। और अभी तक उसमें और ऐड ही हुआ है, उस रिसर्च में और चीजें ऐड हुई। तो अभी तक जो ऐड हो चुका है वही टेबल बनाना है।
क्वेश्चन समझा क्या है? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इधर हटा दें। अब देखो 40 मिनट से बात हो रहे हैं वर्नर को लेके, और फिर पता चला कि कुछ याद नहीं है वर्नर ने क्या बोला था। हाँ, एग्जाम्पल एंड सेव। देखो मुझे दिक्कत नहीं है, अगर मान लो तुमने इसको तुम एआई से भी देख के इस असाइनमेंट को करते हो मान लो, तो 95% 99% सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन करना जरूरी है ये टास्क। और देखो ना, ये क्वेश्चन अभी आया हमारे पास, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही पूछा था मेरे से कि सर कौन सा मेटल क्या कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। जिस दिन मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन लिखवाया था, उसी दिन तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कौन से मेटल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक तो फॉर्मूला दिया रहेगा तो देख के बता देंगे, दूसरा रिसर्च हो रखा है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आयरन को तुम 8 लिगैंड से जोड़ दिए, होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। कोबाल्ट को तुमने 6 से ज्यादा लिगैंड से जोड़ दिया, पॉसिबल नहीं। क्लियर है? अच्छा, लास्ट पॉइंट लिख लो वर्नर का, है ना? लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी से देख के लिख सकते हो। आयंस ग्रुप्स बॉन्डेड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव, सेम एनसीईआरटी का 4th पॉइंट लिख सकते हो। आयंस ग्रुप्स बॉन्डेड बाय, आयंस और ग्रुप्स बॉन्डेड बाय सेकेंडरी लिंकेज, आयंस or group bonded by secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number, corresponding to different coordination number. मॉडर्न कंसेप्ट में इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है बच्चे, तो मेटल को बीच में रखो, 2 लिगैंड ऐसे दिखाओ, दोनों लिगैंड अलग अलग, और इसको sp भी बोल दोगे। इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है AgNH3 2। कोई पूछे AgNH2 में सिल्वर की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ऐसे फ्यूचर में क्वेश्चन होगा, इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो सिंपली बोल देना है क्या, sp। सिल्वर 2 लिगैंड से जुड़ा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और शेप क्या होगा, लीनियर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा, ML3, यहाँ 2 है तो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, ML2, ऐसा। बाहर कुछ होगा वो नहीं लिख रहे हैं हम, चलेगा? और इस केस में ऐसे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे, है ना? और ये हो गया sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो sp लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर, पता है कॉम्प्लेक्स को देख के पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या 3 है 4 है, तुम्हें अलग से स्टेरिक नंबर मेथड नहीं लगाना है। याद करो, नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता था पहले, याद है क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कॉम्प्लेक्सेस का अच्छा बात है, अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है तो दिख जाता है कितना लिगैंड है, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्सेस इज इटसेल्फ स्टेरिक नंबर। याद करो उधर क्या करते थे केमिकल बॉन्डिंग में, सिग्मा प्लस लोन पेयर निकालते थे। अगर सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम, सिग्मा बॉन्ड बाय द सेंट्रल एटम एज वेल एज लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर 5 आता था सम, तो बोलते थे sp3d। याद आया? थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद आ रहा है बच्चे? अरे यस नो, बढ़िया। अब बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसके 2 केस हैं बच्चे, ध्यान रखना, दोनों DsP2 और sp3। देखो फॉर्मूला तो ऐसा ही दिखेगा, Ma4 ऐसा दिखेगा। फॉर्मूला कैसे दिखेगा, Ma4,
फॉर्मूला को देख के नहीं बता सकते कि इनर है या आउटर है, लेकिन फॉर्मूला को देख के ये कॉल ले सकते हो तुम कि इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर आज के बाद ये फॉर्मूला दिखे, जैसे मैं बताऊं, कोई पूछे कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, गौर कर इधर फिर से, बीबीटी अभी डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। अगर ये कॉम्प्लेक्स आ गया और बोलता है बताइए निकल का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हमें दिख रहा है ना कोऑर्डिनेशन 4 है। एक चीज समझना, अगर ये कॉम्प्लेक्स आ गया और तुम निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बोल रहे हो, नॉनसेंस है, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है फिर। अरे कोऑर्डिनेशन 4 है तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो dsp2 या इसके अलावा ऑप्शन सोचना भी पाप है। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड हो गया ना, तो 50-50% आंसर आ चुका है हाइब्रिडाइजेशन का। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अब हम रियल टाइम में जब बीबीटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीबीटी में देखेंगे कि ये है या ये, अभी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मान लो बीबीटी में देख के पता चला ये है, तो बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। हाँ, स्क्वायर प्लेनर। और अगर बीबीटी के बाद पता चल गया कि ये टेट्राहेड्रल sp3 है, तब तो आपको टेट्राहेड्रल ही बोलना पड़ेगा। नहीं, sp3 है, बताऊंगा कैसे। अभी बीबीटी नहीं पढ़ा ना बच्चे। हुन्स रूल, हाँ हाँ वही से होता है, बताऊंगा, थोड़ा टाइम दो। मैं अभी फिलहाल के लिए ये चाहता हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन 4 आ गया तो आप कंफर्म हो लेना कि इन दोनों में कोई एक है, और एग्जैक्ट के लिए बीबीटी विल लर्न बीबीटी। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, कंफर्म भी हो गए कि नहीं कोऑर्डिनेशन 4 है, dsp2 है, तब तो सेप स्क्वायर प्लेनर बोलना है। और अगर कोऑर्डिनेशन 4 है और sp3 है, तो सेप क्या बोलना है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा, विल सी इन लेटर ऑन। कोऑर्डिनेशन 5 है तो भी इसके दो केस हैं बच्चे, dsp3 sp3d2, सॉरी sp3d, बस। कोऑर्डिनेशन 5 है तो भी दो केस है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो भी दो ही केस है, d2 sp3 sp3 d2। एक चीज बताओ, अगर कोऑर्डिनेशन 6 है ना बच्चे, तो ये दोनों में कोई एक हो सकता है, लेकिन इन दोनों का शेप एक ही है, ऑक्टाहेड्रल, शेप भी अलग नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेशन 4 में तो दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन भी आया और शेप भी अलग अलग आया, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, तो हाइब्रिडाइजेशन भले ही अलग अलग आएगा, लेकिन शेप दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। समझ में आया? अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन 4 के लिए क्या है आप देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, और ये सारे रिसर्च किसने करे? वर्नर ने। एट द सेम टाइम वर्नर ने, ये बात यहाँ पे कहीं शायद लिखा हो, वर्नर ने कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, उस पर भी बातें करा था। मतलब वर्नर हैज गिवन द स्पेशल अरेंजमेंट में काम किया, साथ साथ थोड़ा बहुत एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पे भी थोड़ा बहुत बात किया उसने। ठीक है, वो शायद एनसीईआरटी में यहाँ कहीं नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलीहेड्रा वाला मैं चाहता हूं ये पेज अभी एक बार दोबारा सब पढ़ेंगे। ये पेज राइट नाउ कंप्लीट। पहला पेज तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, और 5.1 क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद वाला पेज भी एक बार तो कर ही सकते हैं। बाद वाला पेज में क्या है पता है? डिफरेंस बिटवीन डबल सॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत शुरू में पढ़ाया। देखो ना, छोटा सा पार्ट लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉर्ट एंड कॉम्प्लेक्स, और फिर वर्नर के बारे में थोड़ा सा ये पार्ट मैं भी क्लियर कर दूं आपको। अच्छा, तुम लोग लिख रहे हो, पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो। ओके, सो अब मैं एक बार बता दूं कि मैंने अभी आपको ये पेज कंफर्म पढ़ा दिया, शुरू वाला पेज याद है? ये पेज पूरा ही पढ़ा दिया। अभी एनसीईआरटी पे साथ साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। ये पेज में भी कुछ नहीं, आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा वर्नर की जीवनी है,
वर्नर का थोड़ा सा बायोग्राफी जो भी है। ओके अच्छा, ये वाला पेज में पूरा टर्म्स है, टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एम्बिडेंट सब है इसमें, लिगेंड्स वगैरह सब कुछ है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक भी यहीं पर है जो पहले बता दिया था, बोलो। अच्छा उसके बाद इस वाले पेज में क्या है देखो तो, नेमिंग। इस वाले पेज में उसके बाद वाला दोनों पेज हो गया, वर्नर का जो फोटो है उसके बाद वाला दोनों पेज हो गया है। नेमिंग है, दिख रहा है आपको, नेमिंग का सारा इंडेक्स क्वेश्चन आपके हवाले। अच्छा उसके बाद देखोगे तो पहले आइसोमेरिज्म है, आगे वाले पेज में जाओ तो पहले क्या है, आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन आइसोमेरिज्म विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, है ना। आइसोमेरिज्म का 2 पेज है। उसके बाद देखो इधर बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें वीबीटी पहले डिस्कस किया है, दिख रहा है, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस वीबीटी, और उसके बाद बीबीटी में ये सारी बातें हैं, दिख रहा है आपको, बीबीटी। एंड फिर लास्ट में क्या दिख रहा है, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, फिर सीएफटी दिखा, बोलो। फिर कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, इसमें रीजन बताएंगे, डीडी ट्रांजिशन एंड ऑल, है ना। और लास्ट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस। फिर एक टॉपिक है मेटल कार्बोनिल, वो भी पहले ही पढ़ा दिया मैंने, ये मेटल कार्बोनिल, यहाँ पे देख सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला फोटो याद है, ये पहले ही पढ़ा दिया। एंड लास्ट वाले पेज में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अभी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे दूसरा थ्योरी, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। लिखो EAN। वर्नर ने क्या क्या बोला, थोड़ा आइडिया लग गया जी। वर्नर का ही सब किया धरा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वर्नर ने बताया, यस नो। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वर्नर ने बताया, और क्या, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, किसने बताया, वर्नर ने, बोलो। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, किसने बताया, वर्नर ने, है ना। आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। साथ साथ में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का कंसेप्ट किसने दिया, वर्नर ने। वर्नर का पूरा रिसर्च एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, राइट। नाउ सेकेंड थ्योरी इज EAN, जल्दी लिखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। देखो दिस थ्योरी इज नॉट द, मतलब ऐसा कोई फॉर्मेशन, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई मॉडर्न कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है। जैसे ऑक्टेट रूल में CO2 कैसे, O2 कैसे बनाते थे ऑक्टेट रूल में, कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसने 2 शेयर कर लिया और इसने इधर 2 शेयर कर लिया, ऐसे कुछ करते थे। मतलब उतना ही शेयरिंग वगैरह करते थे ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऐसा ही कुछ करते थे। ये थ्योरी भी कुछ इस टाइप का ही है। EAN, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है तो बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, अगर नहीं आता है तो बोलते हैं स्टेबल नहीं। यही सिंपल सा बात है। तो EAN ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। जैसे CONH3 होल 6 Cl3, मान लो अगर हम इसका EAN निकालें, EAN ऑफ कोबाल्ट इन एवब कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ही EAN निकलता है, लिगैंड और साइड एटम का नहीं निकलता। किसका निकलता है EAN, सेंट्रल मेटल एटम का, लिगैंड और साइड एटम का नहीं निकलता। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं है, लेकिन ये पार्ट है, पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट माइनस प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, बस इतना ही करना है। अब बताओ कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बच्चे, 27। अच्छा जब भी नेमिंग करते हो तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट का होता नहीं नेमिंग, क्योंकि लास्ट में रोमन में लिखना पड़ता है ना,
तो नेमिंग करने के लिए समय ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो यहां पर भी EN निकालने के समय ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, है ना, इन द कॉम्प्लेक्स। तो बताओ CO कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? 3 क्लोराइड है, -3 है, तो इसमें +3, ये तो न्यूट्रल है। अच्छा ये कैसे निकालते थे वो वाला पार्ट भी बता देता हूँ। इसको x मानते थे, इसको 0, इसको -1, ऐसे। तो 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। याद है रेडॉक्स? तो यहां से x कितना आता था? +3। तो 27 माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू कितने लिगैंड्स हैं? हर लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दिए। हर लिगैंड ने, हर अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? किसको दे दिए? कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल में। अब कोबाल्ट के पास इतने वैकेंट ऑर्बिटल आए कैसे, वो तो बीबीटी में देखते हैं। फिलहाल हम लोग ये निकाल लेंगे। तो ये 6 हो गया। अब बताओ कितना आ रहा है? 24 प्लस 12 कितना हो गया? नहीं लगता है ये नियरेस्ट क्रिप्टन के आसपास पहुंच गया? तो पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बच्चे, ये वाला कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी हटा दो, ये हटा दो, ये जो कॉम्प्लेक्स है +3 इस तरह से जुड़ के कोबाल्ट को क्रोमियम की स्टेबिलिटी मिली, क्रिप्टन की। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट को किसकी स्टेबिलिटी मिल गई? देखो ये भी लॉजिकल लगता है कि हाँ यार इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 27 थे 24 हुए, फिर 12 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, तो कहीं ना कहीं कोबाल्ट क्या बन चुका है? क्रिप्टन बन चुका है। तो EN अगर किसी एटम का नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाता है तो बोलते हैं, सॉरी, EN किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सेंट्रल एटम का EN किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाईली स्टेबल। जैसे कि O2 क्यों स्टेबल है? क्योंकि दो शेयरिंग करके ये भी ऑक्टेट, ये भी नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया और इसने भी नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। समझ में आया थोड़ा सा? जो वहां लेविस या ऑक्टेट थ्योरी था, यहाँ पे उसका नाम क्या है? EN, लेकिन थोड़ा तरीका बदल गया है। EN कैसे निकालते हैं किसी भी, EN पहले किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का। कैसे निकालते हैं? तो EN ऑफ सेंट्रल एटम, ये फॉर्मूला तो लिख ही दिया ना, जनरली ऐसे लिख दो, EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये तुम्हारा EN का फॉर्मूला है। और इसमें जज्बात क्या लिखेंगे? अगर EN किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? वो कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं आया, कम आया या ज्यादा आया तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा, लेस स्टेबल होगा। एग्जिस्ट करेगा बट लेस स्टेबल होगा। समझे? तो अभी यहाँ पे टास्क क्या रहेगा आपका? कम से कम 20 कॉम्प्लेक्सेस का EN निकालना। समझ गए ना? अभी के अभी ये काम करेंगे हम लोग। लिखो, मॉड्यूल में है क्या कहीं पे EN? ओके, सो EN क्या है ये बात समझ में आया सबको? इसमें लिखो, with the help of effective atomic number of central metal atom or ion of any complex, with the help of effective atomic number of central metal atom or ion of any complex, with the help of central metal atom, sorry, with the help of effective atomic number EN of any central metal atom or ion of any complex, we can predict the stability of complex. अच्छा, कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, ठीक है?
आगे चल के देखेंगे कॉम्प्लेक्स अगर चिलेटिंग है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। सुन ले, अगर EAN पता है तो हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इट डजंट मीन कि सिर्फ EAN से ही स्टेबिलिटी पता चलती है। मेरे बात समझना, कुछ कॉम्प्लेक्स है जो सिनर्जिक बॉन्ड बना रहे हो, काफी स्टेबल होगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना। कुछ कॉम्प्लेक्स है जो चिलेटिंग लिगैंड्स जैसा है, वो भी स्टेबल होगा। जैसे तुमने देखा था NiDM होल 2, 5 मेंबर्ड का 2 रिंग, 6 मेंबर्ड, तो इतना सारा स्टेबिलिटी मिल गया, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, स्टेबल है। तो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी स्टेबल, उसमें से एक फैक्टर है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक फैक्टर EAN है। EAN इज नॉट ओनली फैक्टर, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एक फैक्टर क्या है? EAN है। ठीक है, तो उसी में मैंने पॉइंट लिखा दिया कि इफ EAN ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स इज known is equal to nearest noble gas, it is a stable one। तो ये भी लिख सकते हो, EAN is equal to nearest noble gas, stable complex will be stable। if EAN is equal to atomic number of nearest noble gas, if EAN is equal to atomic number of nearest noble gas, if EAN is equal to atomic number of nearest noble gas, such complexes are very stable, such complexes are stable, है ना। अब देखो एक टेबल बना के समझते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग EAN। ठीक है, या फिर पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिख दो, फिर बाद में EAN लिख देना। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर EAN, है ना। ऐसा जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं NiCO होल 4, तो निकेल का कितना होता है? 28। एक एग्जांपल दे देता हूँ, निकेल का कितना होता है जी? 28। अच्छा, निकेल यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? जल्दी बताना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं चाहिए। निकेल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? निकेल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? इतना टाइम लग रहा है जी। CO का कोई होता है क्या ऑक्सीडेशन चार्ज? नहीं होता ना। तो चारों लिगैंड न्यूट्रल है, तो मेटल भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी? अच्छा, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब सिनर्जिक, उसको मत करना, बस सिग्मा कोऑर्डिनेट ऐड करना। अच्छा, अब बताओ मैंने क्या बोला इसका फॉर्मूला EAN का? 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 ना, कितना आ गया? 36 आ गया, क्रिप्टन के बराबर। इज दिस कॉम्प्लेक्स स्टेबल? यस, स्टेबल हुआ, है ना। मान लो देता हूं PtCl4 माइनस 2, देखिए बना पाते हो कि नहीं? PtCl माइनस 2, अब देखो यही दिन था जिसके लिए मैंने बोला था कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड करो। मुझे पीटी का तुरंत चाहिए था एटॉमिक नंबर, एकदम स्पॉन्टेनिटी के साथ। 78, पीटी के बाद गोल्ड आता है 79, गोल्ड के बाद आता है मरकरी 80, तो ये है 78। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहाँ पे, ओम बताओ कितना है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पीटी का? वेरी गुड, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 4। अरे 4 क्लोराइड 4 लिगैंड बनाए, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 4। अब कितना लिख दें? 78 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4, कितना आ गया? देखो ये नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं आए बच्चे, नॉट इक्वल टू रेडॉन।
लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, लेस स्टेबल जरूर है बट एग्जिस्ट करता है, चलेगा। मैंने कतई ये नहीं बोला कि अगर अगर हाँ रेडॉन का नहीं पता क्या 86 होता है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन बहुत पढ़ना पड़ेगा अभी। ओके कोई नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं आया, लेस स्टेबल होगा, ये नहीं बोलना एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने देखा है ना बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है फिर भी स्टेबल है। इधर इधर ध्यान दो, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं फिर भी स्टेबल है, जैसे BeCl2 BF3, सेंट्रल एटम के पास 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवैलेंट। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसके सेंट्रल एटम के पास 6 से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, PCl5 SF6, एग्जिस्ट भी करता है, स्टेबल भी। उसी तरह ऐसा कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल है जिसका EAN नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं आएगा तो भी। समझ में आया? अच्छा इसका बता दो, PtCN होल 6 -2 कितना आएगा बताओ? देखो ये तो 78 ही होगा, +4 पे, +4 पे कैसे समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 78 -4 +2 × 6, 86 आया क्या ये? वेरी गुड, ये स्टेबल होगा और ये काफी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि CN- जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग भी शो करता है, CN- सिनर्जिक बॉन्डिंग भी शो करता है। ओके, FeCN होल 6 -3, FeCN होल 6 -2, सॉरी -4, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ये पता है, ये है फेरी साइनाइड और ये है फेरोसाइनाइड। क्यों ये फेरी क्यों है, ये फेरो क्यों है? फेरी साइनाइड और ये है फेरोसाइनाइड। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना, आयरन का तो 26 होता है दोनों जगह पे, ये +3 आएगा, ये +2 आएगा अगर आप सही हो तो। देखो तो तुम बताओ, यहाँ पे 6 साइनाइड है तो आना चाहिए -6, लेकिन नेट चार्ज है -3, इसका मतलब इस पे +3 है। यहाँ पे 6 साइनाइड है, आना चाहिए -6, लेकिन नेट चार्ज -4 है, मतलब ये कितने पे है? तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फेरी साइनाइड, और इसको फेरोसाइनाइड, फेरी फेरो, समझ गए? फेरी फेरोसाइनाइड। बताओ क्या आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इसका कितना आ रहा है? अच्छा कोऑर्डिनेशन में दोनों का 6 है जी, 26 -3 +2 × 6, 26 -2 +2 × 6, ये शायद 36 आया क्या? और ये 35। देखो ये क्रिप्टन से मैच कर गया, ये नहीं किया क्रिप्टन से मैच, आ रहा है समझ में? लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे शायद यही ज्यादा स्टेबल होता है, मैच नहीं कर रहा तो भी ये ज्यादा स्टेबल है। +3 पे है ना ये, +3 और साइनाइड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा या +2 और साइनाइड? +3। तो वो चलो अलग लॉजिक है। एक नया चीज और सिखा देता हूँ, कभी कभी जेई एडवांस तक में ये कंसेप्ट आया है, नीट में नहीं आया अभी तक, लेकिन एक चीज समझना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस से जस्ट कम आता है, थोड़ा बहुत कम आता है, तो उस तरह का कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। क्या होता है समझ में है? ऐसा कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो कोई पूछे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है क्या, इधर देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनते नहीं लोग। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है? तो चांस है, क्योंकि इसको अगर इसको क्रिप्टन में जाना है आयरन को, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 35 से 36 हो जाएगा। तो नोट में क्या लिख सकते हैं? इफ EAN ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज जस्ट लेस देन द नियरेस्ट नोबल गैस, if EAN
of any central metal atom or ion is just less than the nearest noble gas, it should be oxidizing in nature. It should be oxidizing in nature if क्या लिखा EAN of any central metal atom or ion is just less than what? It will be oxidizing in nature. समझ में? तो बताओ इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखे? अगर ये 14 से ज्यादा है तो सॉरी नियरेस्ट नोबल गैस से थोड़ा ज्यादा है तो ये भी पार्ट लिखना पड़ेगा, है ना? लिख के रखिए. ये हटा सकते हैं क्या? If EAN of any central metal atom or ion greater than the nearest noble gas, just greater than the nearest noble gas, it can be what? Reducing in nature. मेरी बात आ रही समझ में? अब क्या है, यहाँ पे होमवर्क है कि जैसे मैंने 6-7 अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं तो कम से कम ये 20 तक आपको जाना पड़ेगा, है ना? कहाँ तक जाना है? 20 तक. जैसे मान लो एक दे दिया FeCO होल 5, इसका निकालना है. फिर CrCO होल 6, फिर CO2 CO8, ये सब मेटल कार्बोनिल्स है जिसका EN पता करना है आपको. ये NCERT से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. मुझे लगता है जहां पे 2 मेटल एटम दिखेगा वहां दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन ठीक है करते हैं क्वेश्चन. Mn2CO होल 10, इन चारों कॉम्प्लेक्स का EN बताओ जल्दी से. देखो मैं फिर बोलूं, ये सब जहां पे ये सब तो इजी कर पाओगे. 26 है, 0 है, 5 है, और ये कितना आ जाएगा जी? 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया? 36. ये भी स्टेबल है जी, काफी स्टेबल है ना? और दूसरा इसके स्टेबिलिटी का एक और रीजन क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग. CO सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है. इस वाले में 24 होता है क्रोमियम, 0 है, 6 है, तो 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, ये 36 आ गया जी. ये भी स्टेबल है देखो. और अनदर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी सिनर्जिक बॉन्डिंग. इस वाले में कैसे करेंगे? इसमें कैसे करेंगे? EN कैसे निकालेंगे? देखो एक्चुअल में इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं बनेगा. एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखो पहले. मेटल कार्बोनिल एक्सरसाइज लास्ट पेज, सेकंड लास्ट पेज जहां पे समरी है उससे पहले. तो इसका जो स्ट्रक्चर है, 2 कोबाल्ट पहले आपस में जुड़े हैं और ये CO से जुड़ा है ब्रीजिंग के जैसा ऐसा, और फिर कोबाल्ट 3 CO से जुड़ा है. कंफ्यूज मत हो ना, ये कोबाल्ट है और बाहर में कार्बन मोनोऑक्साइड है. समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना. देखो ये CO2 CO होल 8 का ये स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं होगा. फिर पहले तो कोबाल्ट 0 पे है,
कोबाल्ट 0 पे, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है 27 वो उसी के पास है, राइट। गौर करना अभी कैसे, तुरंत स्ट्रक्चर से बता देता हूं। बताओ, इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन है एज इट इज। एक देखो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो एक और मिला उसको, ये शेयरिंग है ना बच्चे। यहाँ पे इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट ने दिया, एक इसने दिया, कितने हो गए 28। अब इधर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 और इधर 3, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे, कितने हो गए 38 हो गया ना। तो यही आएगा। क्या बोला, समझ में आया? मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल है, वही बता रहा हूँ। हाँ, ये तो शेयरिंग से बना है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। पता है, इसको फ्यूचर में देखेंगे, इसको डेल्टा बॉन्ड भी बोलते हैं, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डेल्टा बॉन्ड है। कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में कोई बातें नहीं। अच्छा, इसमें इसका बताओ, मैग्नीज वाले में, मैग्नीज जो भी स्ट्रक्चर है, देखो मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड है और यहाँ पे कोबाल्ट है। सॉरी, इसमें तो ऐसा ब्रीजिंग है ही नहीं। इधर कितने कोबाल्ट हैं, 5 कोबाल्ट बोल रहा हूँ, CO कितने हो गए, एक और नहीं, और यहां पर भी बताओ। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा एरो दे दो तो ज्यादा सही। अब यहाँ पे पता है, ये मैग्नीज मैग्नीज के बीच में नॉर्मल डेल्टा बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हुआ है। तो इसके पास कितना है, इस मैग्नीज के पास कितना है 25, एक उस वाले मैग्नीज से लिया 26, और इन सारे लिगैंड से 10 लिए उसने, कितने हो गए, स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल हो गया। मुझे क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को कुछ, इसमें तो नहीं है, क्योंकि मेटल कार्बोनिल काफी स्टेबल होता है, तो इसका भी 36 आना चाहिए। मैं देखता हूँ कैसे इसको आ सकता है। रिपीट करें, हाँ मुझे लग रहा है कि क्या गड़बड़ है, मैं बताऊं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट है बच्चे, इसका एम्प्टी और इसके एम्प्टी के साथ कोबाल्ट CO ने अपना लोन पेयर दिया, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसा। इस कोबाल्ट और इस कोबाल्ट का एम्प्टी पहले ओवरलैप हुआ और उस एम्प्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और नीचे भी उसी सीन में है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां भी उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा समझना। तो अब बताओ एक्चुअल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब पूरा ही मिलाना पड़ेगा। दोनों को बाल्ट पे पहले निकाल लेते हैं कितना है, फिर एवरेज ले लें क्या। नहीं, जैसा दिखाया है कि वो CO दोनों कोबाल्ट से जुड़ा है, एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम है वो CO दोनों कोबाल्ट से जुड़ा है। अब डायग्राम देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन एवरेज करके बोल रहे हो तुम। अब ऐसा करते हैं ना, पहले टोटल ही निकाल लेते हैं। इसके पास कितना है 27 है, 27 दोनों के पास है, राइट। चलो पहले टोटल का निकाल लेते हैं, दोनों ही का एक साथ ट्राई करते हैं कितना आने वाला है, और फिर बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। या पर ये निकल सकता है क्या, इफेक्टिवली एवरेज लें
तो 27 और एक उसने उधर से लिया, और इधर अगर हम 4 ही माने, क्योंकि ये मान लेते हैं इधर है, एवरेज जब जाएगा तो जो शेयर्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इसमें आएगा, एक उस पे आएगा, ऐसा। हालांकि शेयर्ड दोनों के पास है, लेकिन एवरेज के समय में शायद ये 36 आ सकता है। कितना आ जाएगा बताओ? आ गया क्या 36? कैसे निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड है, इन दोनों कोबाल्ट का एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, एम्प्टी ऑर्बिटल पहले ओवरलैप किया, इन दोनों कोबाल्ट का एम्प्टी बॉक्स ओवरलैप किया, और उस एम्प्टी बॉक्स में सीओ ने अपना लोन पेयर दिया। और यहाँ भी बीच में ऐसा ही है, जैसे ये वाला कैसा है, सिर्फ कोबाल्ट का एम्प्टी बॉक्स और इसका फुल्ली फिल्ड। ये वाला कैसा है, कोबाल्ट का एम्प्टी, इसका फुल्ली फिल्ड, इधर भी कोबाल्ट का एम्प्टी, इसका फुल्ली फिल्ड। तो ये सब बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक फुल्ली फिल्ड एक एम्प्टी। लेकिन ये बीच वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है, 2 एम्प्टी एक फुल्ली फिल्ड, 2। तो एवरेज अगर मान लो इस कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 27, और एक इस वाले कोबाल्ट से लिया 28। और अगर मैं मान लू कि ये पूरा 10 इलेक्ट्रॉन और मिला है, तब तो 38 आ जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज एक ही अगर मान लेते, इधर ही एक लोन पेयर ले रहा है, इधर ये वाला लोन पेयर इसके पास है, ये वाला लोन पेयर इसके पास है, तब 4 ही आएगा, मतलब 4 लिगैंड आएगा। तो मुझे लग रहा है इसका भी कितना आना चाहिए, 36 ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको ना वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इसमें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये वाला में कोई डाउट है क्या मेटल कार्बोनिल में? इस वाले में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो, एवरेज लेना पड़ेगा, सीओ के बीच में जुड़ा है, यहां पे मुझे ऐसा लगता है ब्रिज बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना लोन पेयर यहां दिया, और इधर भी ऐसा ही। हाँ 36 आ रहा है ना टोटल करके, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, टोटल करके 36 है ना। और इधर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 3। ध्यान रखना, ये सीओ कोबाल्ट है और ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड है, कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ सब कैपिटल में लिख रहा हूं मैं। तो पर कोबाल्ट देखो मैं क्या लिखता हूं, 27 + 1, इन दोनों में एक एक ही इधर लो, एवरेज एक इधर और इसका एक इधर, क्योंकि एक उधर गया ऐसा। इस चीज से देखो ना, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, क्रिप्टन बन रहा है वो। अगर इसका दोनों इधर ले लें और ये दोनों भी इधर ले लें, तब तो 38 आ रहा है ना। प्लस कितना 6, कितना हो गया 36, यही सही है। ओके, यहां तक समझ गए? तो आपको क्या करना है, और इसको लिस्ट को बढ़ा के, अगर मान लो मैंने 10 तक करा दिया, तो 10 और प्रैक्टिस करो, EN निकालो। इसमें नया चीज क्या सीखा है, EN अगर नियरेस्ट नोबल गैस सिर्फ क्रिप्टन के बराबर आएगा क्या? नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जिसमें जेनॉन के बराबर भी आएगा, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें रेडॉन के बराबर आया, आपने देखा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा क्रिप्टन के बराबर आएगा, नियरेस्ट नोबल गैस के हिसाब से आएगा। हाँ ये जरूर है, अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड बोलो, 3D सीरीज वाला कॉम्प्लेक्सेस है, स्कैंडियम टू जिंक, तो बाय डिफॉल्ट तो क्रिप्टन के बराबर आएगा। या उससे थोड़ा भी कम आया तो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, उससे थोड़ा भी ज्यादा आया तो रिड्यूसिंग इन नेचर। अगर मान लो 4D सीरीज वाला ट्रांजिशन मेटल ने कॉम्प्लेक्स बनाया, 4D सीरीज, तो कितना जाएगा फिर वो जेनॉन के आसपास। नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, जेनॉन। 5D सीरीज में रेडॉन, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 2 टास्क आज का दिया है होमवर्क मैंने, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग VBT डिस्कस करेंगे। ओके, अभी और पढ़ने का मन है?